अस्सलाम वालेकुम। शाराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच था और बेंच में शामिल थे जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी। और बेंच के रूबरू मुक़द्दमा था एवनफील्ड रेफरेंस, जिनमें मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ को और कैप्टन सफदर को सज़ाएँ हुई हैं उनके ख़िलाफ़ अपीलों का। और उन अपीलों में जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले ख्वाजा हारिस और अमजद परवेज़ इस मुकदमे के साथ थे। ख्वाजा हारिस मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के वकील थे, अमजद परवेज़ जो हैं वो मरीम नवाज़ के वकील थे। लेकिन फिर हुआ यूँ कि एक और केस के अंदर जब अदालत ने एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर किया और फिर उसके बाद ख्वाजा हारिस जो हैं वो उन्होंने कहा कि मेरा राइट ऑफ ऑडियंस ही नहीं है। तो बहरहाल मरीम नवाज़ की अपीलों में एक नई डेवलपमेंट ये हुई कि नया वकील इरफान कादिर साहब को जो है वो किया गया और इरफान कादिर साहब के तवस्सुत से मरीम नवाज़ ने जैसा कि पहले कहा था कि वो इस मुकदमे के हक़ाइक़ से मुतल्लिक़ एक दरख्वास्त दाखिल करेंगी, तो गुज़िश्ता समात से पहले उन्होंने इरफान कादिर के ज़रिए एक दरख्वास्त दाखिल की जिसमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी के हवाले से उन्होंने कहा कि ये अब्यूज़ ऑफ जुडिशल प्रोसेस हुआ है। और फिर उसमें जनरल फैज़ के हवाले से जो उस वक्त DGCI थे जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की एक तकरीर और फिर उसके बाद उनकी बरतरफ़ी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर उनका मौक़िफ़ और फिर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के रूबरू उनकी जो मौक़िफ़ है कि जिसमें उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ ने मुझे कहा कि 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इस हवाले से जो दरख्वास्त थी वो दाखिल हुई, गुज़िश्ता समात पर नोटिस हुए, 561 की ये दरख्वास्त है और आज एक मरतबा फिर समात हुई जिसमें मरीम नवाज़ के वकील इरफान कादिर जो है उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया है। और अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए उनका कहना था कि ये ना सिर्फ ये कि अब्यूज़ ऑफ पावर हुआ है, चेयरमैन नैब के इख्तियारात गलत तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, कई नैब के क़वानीन हैं जिनकी ख़िलाफ़ वर्जी हुई। और बुनियादी सवाल उन्होंने ये कहा कि जो चार्ज फ्रेम किया गया है उस चार्ज फ्रेम के अंदर प्रिंसिपल एक्यूज़ मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ हैं, उनकी जो मौक्कला हैं वो मरीम नवाज़, वो कोई पब्लिक ऑफिस भी होल्ड नहीं करती थी। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 3 रेफरेंसेस नहीं बन सकते थे। जो नैब कानून है उसके अंदर एसेट्स के हवाले से है। तो कई एतराज़ात जो हैं वो उन्होंने उठाए हैं और ये भी कहा कि वो जो जनरल फैज़ की मुदाखलत और जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की जो है गुफ्तगू के मामलात, उस पर वो उन्होंने कहा कि वो अभी दलाइल नहीं देंगे जो कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से मुतल्लिक़ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो इदारों का बहुत एहतराम करते हैं, फ़ौज का भी और जो है वो ISI का भी और इसी तरह से जजेस का भी। आज उन्होंने मरीम नवाज़ के केस के अंदर एक केस का हवाला दिया और वो केस था आसिफ अली जरदारी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान SJS कोटेकना केस से मुतल्लिक़, जिसमें एक ऑडियो लीक हुई थी और उसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना 22 पर फैसला दिया था, वो भी प्रेसिडेंट कोर्ट की। तो अभी उनके इब्तदाई दलाइल हैं, ताहम जो जस्टिस आमिर फ़ारूक जब नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो मेंटेनेबिलिटी पर 561 की इस दरख्वास्त के अंदर कि यही रिलीफ अपीलों में भी मांगा गया है और यही रिलीफ एक दरख्वास्त के ज़रिए दाखिल मांगा गया है, तो वो इसके काबिल समात होने पर दलाइल देंगे। तो आमिर फ़ारूक जो हैं उन्होंने कहा कि अब मेंटेनेबिलिटी से मामला आगे निकल गया है, अब तो हम मेरिट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। और मेरिट्स क्या थे? वो ये कि इरफान कादिर ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जिस डॉक्यूमेंट की बुनियाद के ऊपर ये कहा गया है कि मरीम नवाज़ एवनफील्ड फ्लैट्स की बेनिफिशियल ओनर हैं, वो तो ऐसा कोई सबूत ही पेश नहीं किया गया। तो इस पर जो है वो अदालत ने प्रोसिक्यूटर से कहा कि वो कोई ऐसा ओरिजिनल रिकॉर्ड एग्जिबिट किया गया है या नहीं किया गया है। तो उस पर फिर अदालत को बताया गया कि जी हाँ वो कुछ दस्तावेज़ात हैं। तो इरफान कादिर ने कहा कि एक फ़ोटोकॉपी जो है वो रखी गई है, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने कहा कि ये
बनाए गए, ये एडमिट किया गया इस डॉक्यूमेंट को। इरफान कादिर का ये भी कहना था कि नैब के अंदर जिस तरह से JIT बनाई गई, ये JIT बनाने का इख्तियार नैब का था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये इसको JIT बनाई और JIT की फाइंडिंग्स थी। नैब ने खुद ना कोई इंक्वायरी की ना तफ्तीश की, जो कि प्री रेक्विजिट है कोई भी रेफरेंस दाखिल करने के हवाले से। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के चेयरमैन कमरुज़्ज़मान चौधरी जो थे वो चेयरमैन नैब थे और उनको इख्तियार इस्तेमाल करने से रोक रखा था, लेकिन बतौर चेयरमैन नैब उन्होंने ये रेफरेंस भी दाखिल किए। तो ये भी एक एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है। और इसी तरह से आइन के आर्टिकल 13 के तहत उन्होंने ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एक जुर्म के अंदर कई सज़ाएँ नहीं सुनाई जा सकती, ये भी खिलाफ वर्जी है। तो आज की कार्रवाई जो है वो देखते हैं। अदालती कमरा अदालत जो है वो खचाखच भरा था और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सिक्योरिटी के बहुत सख्त इक़दाम किए गए थे। आज भारी तादाद में नफरी तैनात भी थी। कमरा अदालत के अंदर भी जो है वो पुलिस मौजूद थी और जो है वो जब समाअत ख़त्म हुई थी तो एक मरतबा फिर वो जब वहाँ पे उठने लगे तो शोर मचा, जिस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने अदालती डेकोरम का एहतियात करने के लिए कहा और इरफान कादिर ने कहा कि आइंदा इसको इंश्योर किया जाएगा। आज की कार्रवाई के ये चीदा बातें तो मैंने बता दी, तो हसनात मलिक मेरे साथ हैं। हसनात मलिक साहब से पूछते हैं कि आज की कार्रवाई जो है उसके अंदर एक सवाल तो बनता है कि वो जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की दरख्वास्त है उस पर इरफान कादिर साहब ने अपने आर्गूमेंट्स, उसको अपना जो दलील का हथियार है वो क्यों बचा के रखा है? हाँ, ये वैसे आज सबके लिए हैरान कौन था कि जो जिस था वो उस एप्लीकेशन का वो ये था कि पोस्ट कन्विक्शन कुछ ऐसे फैक्ट आए हैं जिनकी बुनियाद पे जो है कि स्क्वाश किया जाए। अब आपको पता है कि यूम साहब प्री ट्रायल जो कुछ होता रहा वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से होता। हम ये नहीं कहते कि वो ठीक होता रहा ये जो, लेकिन होता सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से रहा। अब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे जो कुछ मिस यूज़ ऑफ प्रोसेस हुआ है, प्रोसेस को सही फॉलो नहीं किया गया, डू प्रोसेस, चाहे 3 रेफरेंस बनाए गए, चाहे वो नैब को भेजा गया, JIT बनाई गई या जो सारा कुछ, और मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट कर रही थी, सारे रेफरेंस को देख भाल सब कुछ मॉनिटरिंग जज कर रहे थे। तो उस पे मेरा ख्याल है बात करना, रेफरेंस को तो नहीं कर रहे थे, वो तो JIT को मॉनिटर कर रहे थे। उसके बाद ट्रायल के बाद भी था ना, 6 रिपोर्टें अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने दी थी। मॉनिटरिंग जज बनाए थे, जज एजाजुल हसन। इम्प्लीमेंटेशन बेंच था, मॉनिटरिंग जज था, यानी ये ऐसा केस जिसमें इम्प्लीमेंटेशन बेंच भी था और मॉनिटरिंग जज भी थे। तो ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने प्री ट्रायल किया, जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे किया। अब उस पे बात करना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरा ख्याल है वो मुनासिब इस वजह से नहीं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यही कहना है कि जी ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले पे ऑब्जर्वेशन दी थी आसिफ सईद खोसा ने 2005 में। यही चेयरमैन नैब जो थे जवेद इकबाल साहब, तो इन्होंने बाकायदा स्ट्रक्चर आसिफ सईद खोसा साहब को वार्न किया था कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से अगर आइंदा आपने किया तो आपके खिलाफ रेफरेंस फाइल होगा, मिसकंडक्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाएंगी। तो वो ये सारी चीज़ें हैं कि जो इरफान कादिर साहब का आज सारा फोकस था वो ड्यू प्रोसेस जो फॉलो नहीं हुआ या मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी ये सब कुछ हुआ, वो हुआ प्री ट्रायल स्टेज था। लेकिन वो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के सामने था, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग जज थे, इम्प्लीमेंटेशन बेंच करवा रहा था। उन बातों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस के सामने करना मेरा ख्याल है कि वो एकेडमिक एक्सरसाइज होगी। उसकी आखिर में एक ही बात, एक दलील आएगी कि ये तो सारा सब कुछ था सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, तो हम क्या करें? इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस पर कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, देखें, उनकी एक ये भी दलील थी ना कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोई चेयरमैन नैब का किरदार तो एज्यूम नहीं कर सकती है, ये भी एक दलील थी उनकी। देखें, जो मर्जी कर सुप्रीम, मैं वही कह रहा हूँ, वो आज कह रहे थे कि सुप्रीम तो वो तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये ड्यू प्रोसेस नहीं हुआ, ये रेफरेंस जो था वो वैलिड ही नहीं था। और जब एक रेफरेंस वैलिड नहीं है, नैब ऑर्डिनेंस ही हवाले आज उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट में सही तरीके से असिस्टेंस भी नहीं दी गई। हाँ, अब ये बातें उन्होंने ये कहा कि मैं कुछ और तो नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ ये एहतियातन कहता हूँ कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को शायद सही असिस्ट नहीं किया गया। हाँ, असिस्टेंस प्रोवाइड या असिस्ट नहीं किया गया। तो वो वकला लीगल टीम जो शरीफ फैमिली की थी वो उनकी बात कर रहे थे। अब ये वो सारी चीज़ें हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस उन पे जितनी भी वो इलीगलिटी या जो भी वो कह रहे थे, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, सब कुछ हुआ, सब कुछ अनहोना ही हुआ, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के लिए ये इररेलेवेंट चीज़ है।
आप पोस्ट कन्विक्शन जो इंसिडेंट है ना कयूम साहब, वो इनके सामने रखें, वो चीज़ें हैं रेलेवेंट इनके मुतालिक। अगर आप कहें कि जी तो वो यही तो है, वो एक हवाला ज़रूर दिया उन्होंने कि ये जो है रेफरेंसेस जो हैं, एक तो बुनियाद वो बनाई, लेकिन एक बुनियाद उनकी ये भी थी कि एहतसाब अदालत ने जिस चार्ज पे उनको सज़ा दी है, उस हवाले से उनका नीलसन नेस्कॉल के अंदर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा दें जिसमें ये मियां नवाज शरीफ की मलकियत हों और फिर मरियम नवाज उसकी बेनिफिशियल ओनर हो। तो उन्होंने तो एडिंग और बैटिंग के ऊपर मरियम नवाज को वो आर्गुमेंट जानदार था, लेकिन मेरिट ऑफ द केस था, मेरिट अपील। अब तो इसीलिए उन्होंने फिर देखा कि ये आया, ये डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हुआ या नहीं हुआ। वो मैं ये कह रहा था कि जो नून लीग की लीगल टीम से बात हुई थी पहले से, वो कह रहे थे कि इरफान कादिर साहब ये एप्लीकेशन आर्गू करेंगे, जो पोस्ट कन्विक्शन कुछ फैक्ट्स थे उन पे ये बात करेंगे। जो मेन अपील है वो जो परवेज़, क्या नाम था उनका, जो पहले अमजद परवेज़, वो आर्गू करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपील तैयार की है, ट्रायल में रहे, वो सब कुछ करेंगे। लेकिन आज जो इसमें कोई शक नहीं है, इरफान कादिर साहब के जो आर्गूमेंट थे, जो मेरिट पे ही थे कि जी ऑफशोर कंपनी अगर प्रूव नहीं, ये कह रहे हैं ट्रस्ट डीड जेली है, तो ट्रस्ट डीड ठीक क्या है, ये नैब का काम था प्रूव करना प्रोसिक्यूशन का कि असल फैक्ट क्या है। उस बात को जज साहबान भी जो है वो इस पर कर रहे थे कि हाँ ये बात तो है कि जी नैब बताए कि क्या इस बारे में। मतलब उन्होंने ये कहा कि ये एक्यूज अपना केस प्रूव करने में नहीं हो सके कामयाब, तो उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन जो है उसने प्रूव कर दिया, ये थेरीली। हालांकि लेकिन ये और आमिर फारूक साहब ने ये रिमार्क्स दिए थे कि ये प्रोसिक्यूशन का काम है कि बियॉन्ड डाउट केस को साबित करेगा। अभी भी मतलब एक नून लीग के लीगल टीम से मेंबर से बात हुई, तो उन्होंने कहा जी अभी भी जो अमजद परवेज़ साहब मेन केस आर्गू करेंगे। तो मेन केस के जो मेन की पॉइंट हैं वो तो इरफान कादिर साहब ने आज 2-3 बताए हैं कि जी नहीं। अच्छा, ये बड़ी एक टेक्निकल सी बात है, ये 561 की एप्लीकेशन है जी जी कि ऐसे फैक्ट्स जो ट्रायल के बाद सामने आए हैं उनकी बुनियाद के ऊपर जब मिस यूज़ ऑफ लॉ हुआ है और जो सारी चीज़ें सामने आई हैं उसकी बुनियाद पर लेकिन आज तो सारा कोई सुप्रीम प्री ट्रायल जो लेकिन ये आमिर फारूक साहब, क्योंकि इरफान कादिर साहब तो यही कहते हैं कि जी मैं अपनी इस दरख्वास्त तक ही महदूद रखना चाहूँगा, लेकिन वो आमिर फारूक साहब कह रहे थे कि हम ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं, तो उसके लिए हमें मेरिट्स के ऊपर तो जाना पड़ेगा। अब जैसे ये नीलसन नेस्कॉल का डॉक्यूमेंट है, आया उसके अंदर मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर हैं या नहीं है, आया ये एग्जिबिट हुआ है या नहीं हुआ, तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो सिर्फ तो आज तो ये लगा जाएगा। आज तो ये लगा है कि यूम साहब जो एप्लीकेशन तो उस पर आमिर फारूक साहब ने ये कहा कि ये हम साइड बाय साइड नहीं चला सकते, ये इकट्ठे चलने पड़ेंगे, मेरिट्स को भी देखना पड़ेगा और यहाँ पे आपका जो मौक़िफ़ है उसको। लेकिन ये तो नून लीग की स्ट्रेटजी है ना कि वो वकील अलग होंगे जो मेरे मेन केस आर्गू करेंगे और ये आर्गू वो करेंगे। अब ये बात तो इन्होंने बतानी थी ना कि जी वो अलहदा वकील होंगे, इरफान कादिर साहब सिर्फ इस तक महदूद रहेंगे। अगर ये आज जो आर्गूमेंट उन्होंने किए हैं ऑफशोर कंपनी के हवाले से, या जो उन्होंने कहा कि जी ये चीज़ तो प्रोसिक्यूशन को प्रूव करनी थी कि अगर ट्रस्ट डीड जेली थी तो असल क्या था, ये सारी चीज़ें तो यूम साहब आपको भी पता है मेरिट की हैं। मेरा ख्याल है ये मेरिट की केस की हैं। नहीं, वो यही तो कह रहे हैं ना, मैं यही कह रहा हूँ ना कि आमिर फारूक जो है वो यही कह रहे थे कि ये नहीं हो सकता कि हम आइसोलेशन में 561 की इनकी ये दरख्वास्त सुने, क्योंकि उसको देखने के लिए हमें मेरिट्स को देखना पड़ेगा और अपीलें भी उसी नुक्ते के ऊपर हैं। तो ये नहीं हो सकता कि मेरिट्स को देखे बगैर हम इस दरख्वास्त का कोई फैसला करें, और ये भी नहीं हो सकता कि 561 की जो है दरख्वास्त, इसका तो हम कह दें कि हाँ जी ठीक है एक्सेप्टेड, और अपीलें जो हैं वो पेंडिंग पड़ी रही। तो ये उस लीगल रिच तो आती है। उस एप्लीकेशन का जिस ये था कि मैनिपुलेशन हुई है जुडिशियल प्रोसीडिंग की और बायस का आंसर है, इस वजह से पूरा ट्रायल जो है किया जाए। अब जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ किया है वो तो सुप्रीम कोर्ट ही रिव्यू करेगा ना, वो तो एक सपोर्टिव आर्गुमेंट होगा, वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के आज मुझे बताएं रिव्यू के लिए तो आज मुझे बताएं पोस्ट ट्रायल किसी इंसिडेंट का या किसी मामले का कोई जिक्र आया है जो जिसका एप्लीकेशन में जिक्र था। मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो जनरल फैज़ के और जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के हवाले से जो फैक्ट्स नरेट किए हुए हैं उन्होंने, यहाँ ये तब्दीली हो सकती है जो स्ट्रेटजी के अंदर, स्ट्रेटजी में। तो यही मैंने सवाल भी किया था आज मरियम नवाज से कि आया ये जो आपने जो दरख्वास्त के अंदर जो आपके मौक़िफ़ था जनरल फैज़ के हवाले से और मुदाखलत के हवाले से, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से, उस पर उनके वकील जो हैं उन्होंने कहा कि इस पर मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन मैं अदालत से कहता हूँ कि इतनी ग्लेयरिंग वायलेशंस हुई हैं कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के हवाले से, एज्यूम करने के हवाले से,
इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी प्रोसेस के हवाले से, फिर उसके बाद लेकिन अब ये इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी बार बार मैं यही कह रहा हूँ कयूम साहब, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से हुआ। अब उस पे जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन कियानी प्री ट्रायल जो कुछ होता रहा, जो साकिब निसार साहब करते रहे, या जो कुछ सुप्रीम कोर्ट इम्प्लीमेंटेशन बेंच के होते रहा, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैसे रिवर्स कर सकता है? वो बातें मान जाएं, उनमें वजन है, लेकिन ये सारे आर्गूमेंट हैं जो आपने सुप्रीम कोर्ट में करने, यहाँ वो बातें करनी है जो उसके बाद हुई हैं, जो मॉनिटरिंग जज के अलावा हुई हैं। अब मॉनिटरिंग जज ने जो कुछ किया उसमें कुछ जो भी अच्छा, ये भी तो स्ट्रेटजी हो सकती है कि हाई कोर्ट इस पे कुछ ना कहे और कुछ ना कहने के खिलाफ वो फिर सुप्रीम कोर्ट में वापस चले जाएं। इस यानी आप कह रहे हैं कि इसकी अपील 561 की, हाँ इस पे हो सकती है बात, अब पता नहीं है, ये तो मुख्तलिफ है ना। अब तो देखना तो ये कि लीगल स्ट्रेटजी क्या नजर आती है, स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि इसमें अब देखें आज जो लगा ये है कि इरफान कादिर साहब ने कहा कि मैं वो फैक्ट्स नरेट नहीं करना चाह रहा, कि हम चाहते हैं कि हम अपने इदारों को प्रिजर्व रखें, प्रोटेक्ट रखें। वो बड़े आज केयरफुली चल रहे थे और वो उन्होंने बड़ा कहा कि हमें इदारों का बड़ा इत्मीनान, लेकिन साथ ही लेकिन ये फिर क्वालिफाई करते हैं ना, वो कहते हैं कि लेकिन इंसाफ की राह के अंदर जो है वो कुछ भी फिर नहीं, अगर आप कहेंगे जजेस कहेंगे तो मैं जो है वो उस पर आर्गू करूँगा। अब लेकिन वो इससे साथ में ये भी कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ आपको, अब भी जो मेरे हैं ये तो ग्लेयरिंग वायलेशंस हैं प्रोसेस ऑफ लॉ, मिसयूज ऑफ लॉ की, तो ये तो मेरा केस इसी पे उड़ा देंगे आप तो मुझे जाने नहीं देंगे। देखें लेकिन कयूम साहब वो सारे मिसयूज ऑफ और ग्लेयरिंग जो वो बता रहे थे कि जी मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हुई है, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, वो सारा प्री ट्रायल है। मैं यही कह रहा हूँ कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट अगर मॉनिटर कर रही थी, सब कुछ उनके होते हुए हो रहा था, और साकिब निसार साहब कह रहे थे कि 10 जुलाई तक एक रेफरेंस डिसाइड हो, इलेक्शन से पहले जो है हो, तो वो सारा कुछ उसको रिव्यू या उस पर जो है ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैसे दे सकता है? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है सब कुछ। तो मेरा तो ये है, अब आज जो इनकी एप्लीकेशन थी उसमें था कि बायस का आंसर है, पोस्ट कन्विक्शन कुछ इंसिडेंट आए हैं जिसकी बुनियाद पे आप ये समझे कि सारा मामला ही गलत हुआ है। अब उन बुनियाद अरशद मलिक का जो मामला था और वो असल इशू था, लेकिन उस पर वो कह रहे थे कि जी अगर आप चाहें तो मैं आऊँगा। तो वे ये अभी मे भी स्ट्रेटजी हो, क्योंकि अब 3-4 हफ्ते के लिए केस भी एडजर्न हो गया है, तो इससे वाज़े लग रहा है कि सिचुएशन ये लग रही है कि सब एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आज यही था कि उन जो फैक्ट्स थे पोस्ट कन्विक्शन, जिन पे शौकत सदीकी साहब की स्पीच थी या जो अरशद मलिक की वीडियोस का मामला था, उसको ना उठाया जाए। और उसके हवाले से मरियम नवाज़ ने भी यही बात की कि जी मैं एक और एप्लीकेशन भी दे सकती हूँ। तो सिर्फ अभी एप्लीकेशन ही है, आर्गूमेंट या अभी बात उस पर मेरा ख्याल है नून लीग अपने सारी चीज़ें कार्ड अपने जो है ना वो शो नहीं करना चाहते। जाहिर है वो उनका अपना एक, जहाँ पे इस मुकदमे के जो हैं वो सियासी असरात भी हैं, क्योंकि आज इरफान कादिर साहब ने कहा कि उनकी मौकला मरियम नवाज़, जब उनको सज़ा दी गई, वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करती थी, लेकिन उनके अंदर पब्लिक ऑफिस होल्ड करने का पोटेंशियल मौजूद है। और इसी वजह से जो है फिर उन्होंने नैब की जो मरियम नवाज़ की बेल कैंसिलेशन की दरख्वास्त है उसके ऊपर भी कमेंट किया, तो अदालत ने कहा कि नहीं, ये मामला भी हमारे सामने नहीं है, और ये मामला शायद कल अदालत में लगा हुआ है, जो नैब की तरफ से मरियम नवाज़ की बेल की कैंसिलेशन की दरख्वास्त की गई है, जिस पर आज मरियम नवाज़ जो है उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खासा कमेंट भी किया। 1 साल सज़ा का भी बताया था इरफान कादिर साहब ने, कि वो क्या था? हाँ, वो ये कहा था उन्होंने कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अगर रेफरेंस भेजा है तो इसका मतलब है कि जजेस जो है वो शिकायत कुनिंदा है, और अगर नैब ऑर्डिनेंस के तहत उनका ये कहना था कि अगर अगर जजेस शिकायत कुनिंदा बन जाते, तो क्योंकि नैब कानून कहता है कि शिकायत कुनिंदा अगर गलत इल्ज़ाम लगाए तो वो 1 साल की सज़ा है उसके। तो वो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ फाजिल जजेस हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। ताहम ये बात जो है वो इस तरह से ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे वो ये बात है ना कि यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या कहेगी, ये मुझे ये बता दें थोड़ा। हाँ नहीं, मैं देखें मेरी बात सुने, मैं भी आपको ये कह रहा हूँ कि एक सपोर्टिंग आर्गूमेंट लेके आ रहे हैं, लेकिन मेन आर्गूमेंट उनका ये है कि जो सज़ा सुनाई गई है वो प्रिजम्पशन पे सुनाई गई है, और इस बुनियाद पर सुनाई गई कि इस जो एक्यूज़ हैं वो अपना केस प्रूव नहीं कर सके और डिसअप्रूव कर दिया। ये मतलब कि इस चीज़ को ये बुनियाद बनाया कि इस्तग़ासा का केस साबित हो गया, जबकि
इस्तगासा केस साबित ही नहीं कर सका, इसलिए वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के ऊपर बात आई है। तो ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। गो के अभी इब्तदाई दलाइल हैं। इब्तदाई दलाइल सुनने के बाद जो है वो जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं उन्होंने प्रोसिक्यूशन को कहा कि ये चेयरमैन नैब के इख्तियार जो प्रोसेस इस्तेमाल हुआ है इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी का, और इस हवाले से जो कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है जिसकी बुनियाद पर वो 561 के तहत बरियत चाहते हैं, इस पर प्रोसिक्यूशन तैयारी करके अगली तारीख़ समाअत पर आए और फिर जो मुकदमा है वो तक 17 नवंबर तक 4 हफ्ते बाद तक के लिए, अदालत ने 3 हफ्ते कहा लेकिन इरफान कादिर साहब ने कहा कि उनकी भी कोई मजबूरी है तो 4 हफ्ते के लिए मुलतवी कर। साहब एक बात है, मरीम नवाज पे एक ही मेन जो है चार्ज की फॉर्जरी कि उन्होंने फॉर्जरी की डॉक्यूमेंट, क्योंकि एडिंग एंड अबेटिंग उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो हकायक छुपाए, इस बुनियाद के ऊपर उनको जो है वो सजाएं दी गई। मतलब पब्लिक ऑफिस एडिंग एंड अबेटिंग, पब्लिक हकायक छुपाए या पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी ना, वो नहीं थी, वो तो नहीं थी ना। हाँ ये बात। लेकिन जो नैब का कानून है सेक्शन 95A जिसको हवाला दिया गया ना, एसेट्स बियॉन्ड मींस का जो है उसमें वो यही तो इरफान कादिर साहब कह रहे थे कि एसेट्स बियॉन्ड मींस में पब्लिक ऑफिस होल्डर और उसके रिलेटिव्स, तो वो नहीं किसी रिलेटिव को कहते हैं। अभी तक बताएं कोई सजा हुई है किसी रिलेटिव पब्लिक ऑफिस होल्डर की किसी और केस में हुई है जो इसमें हुई है? और वही उन्होंने फिर ये भी कहा कि एसेट का नहीं है लफ्ज़ नैब के अंदर, वो बियॉन्ड वो क्या कहते हैं सोर्सेज बियॉन्ड मींस, देखें एसेट्स बियॉन्ड मींस एसेट्स का लफ्ज़ है। मेरा तो वो कहते हैं कि एसेट्स का मतलब है कि तमाम एसेट्स के ऊपर एक रेफरेंस बनेगा। मेरा ये है कि जो बात है वो ये है कि जी इमरान खान साहब ने बहुत से डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे बनीगाला मनी ट्रेनिंग, वो जीआईटी बनाए, उनको भी ज़रा वेरीफाई करें, और इनकी जो डॉक्यूमेंट थे इनको भी जीआईटी ने वेरीफाई नहीं वो तो फिर वो तो रिव्यू भी हुआ, रिव्यू के ऊपर फिर वो डिसमिस भी हो गया। नहीं तो अब आप कौन किसको कह रहे हैं, कौन सी सुप्रीम कोर्ट? नहीं मैं मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रहा, खान साहब का मुकदमा मैं ये कह रहा हूँ कि वो कंपेयर कर रहा हूँ। जहांगीर तरीन साहब अभी बिल्कुल मौजूद हैं और बड़े बड़े की विटनेस हैं। वो फर्गूसन के सारे लोग जो अकाउंटेंट जनरल जो बैठे होते थे सारे, और कल उन्होंने कहा मुझे साजिश के तहत गलत तरीके से जो है वो जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि 6 महीने पहले जो है डिस्क्वालीफाई किया गया, वो बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे, और अलग बात है वो कहते हैं। वो एक और उनका भी है कि जी कोई शाह महमूद कुरैशी के जो है क्लास फेलो भी थे, और वो सारी बातें भी करते हैं मुख्तलिफ लोग। लेकिन बात ये है कि असल इशू ये है कि वो डॉक्यूमेंट जो इमरान खान साहब ने जो बैंक बंद हो गए थे रसीदें दी थी उनको भी वेरीफाई करें। मरियम नवाज की भी वेरिफिकेशन तो हो गई है, फिर बाद में पता चलेगा कि किस ने ये चीजें दी हैं। ये आप मुतालबा किससे कर रहे हैं यार? मैं तो आम एक बात कर रहा हूँ। हाँ ये बात है कि वो लीगल तो अब जरी बात है, आप बात ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए कि आप इतने एवनफील्ड फ्लैट्स का केस और जो न्याजी सर्विसेज वाला केस है ये दोबारा खुलना चाहिए। नहीं मैं सिर्फ उनके एलिगेशन की बात कर रहा हूँ कि फौजरी की बात है ना जहांगीर, और वहाँ जो फैक्ट्स हैं जो रसीदें दी गई जो बैंक बंद हो गए थे वो भी वेरीफाई कर दें और वहाँ भी जीआईटी बना लें, तो फिर पता चल जाए कि दोनों साइडों पे मामला है या एक साइड पे। चलें, बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब। हज़ारों यहाँ पे मैं फवाद चौधरी साहब वाला केस वो क्या वो शेयर जो कल उन्होंने DGISI के हवाले से कैबिनेट ब्रीफिंग के बाद कैबिनेट मीटिंग के बाद ब्रीफिंग में पड़ा था, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हमारी ख्वाहिश तो ये है कि किसी सियासतदान को इस तरह सिर्फ फोकस ना किया जाए, और भी लोग हैं और सियासतदान जिनकी जो इनको देखें, इनको अगर आपने खात्मा करना है तो प्रोसेस में इनका खात्मा करें, इलेक्शन में इनको मुकाबला करें, बजाय इस तरीके से कि इस टेक्निकली नॉकआउट किया जाए। ये किसी तरह भी ना अदालतों के लिए बेहतर है ना दूसरे इदारों के लिए बेहतर है, क्योंकि ये टेक्निकलिटी बुनियादों पर, और 199 जब आर्टिकल 225 बड़ा क्लियर है कि इलेक्शन डिस्प्यूट सिर्फ जाएंगे वहाँ, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट 184(3) में इस्तेमाल होती अपनी जुडिक्शन का इस्तेमाल करती रही, वन वे द अदर वे, वो अब उसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का नाम लिया जा रहा है। ये किसी तरह भी बेहतर नहीं। देखते हैं जी, हसनात मलिक साहब ने ये जो इतने बड़े पंडोरा बॉक्स खोलने की बात की है, तो वो क्या शेर है, ना नौमन तेल होगा ना राता नाचेगी। अल्लाह करे कि जी मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती हो और कानून के और आइन के मुताबिक जो है वो मामला तय पाएँ, और कहीं भी किसी भी हवाले से किसी को भी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाना
लेकिन ये है कि आज तकरीबन हर जगह यही बात होती है कि जिस तरह से ये केस मेड आउट किया गया और नवाज़ शरीफ को और मरीम नवाज़ को सज़ाएं सुनाई गई, वो पाकिस्तान की अदालती तारीख़ के हवाले से उस पर सवालिया निशान लगते चले जा रहे हैं। शराय दसूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।